हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मेरा नाम यशकीर्ति गोयल, दोबारा आया हूँ आपके सामने। स्वागत करता हूँ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट क्लास में आपको टॉपिक मिला फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में। काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था, बट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे थे। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा IMF एंड वर्ल्ड बैंक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस जो इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हैं, दैट इज़ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। नाम हमने बहुत सुना है न्यूज़ में, मंत्रियों के स्पीच में, ठीक है, या किताबों में बहुत पढ़ा है हमने IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इन टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें हम ये देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको IMF और वर्ल्ड बैंक से। बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है, कोई डिटेल्ड में इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत सिंपल टू द पॉइंट एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं, करंट के बेस के ऊपर भी और इसके स्टैटिक क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर IMF के साथ। सबसे पहले IMF दैट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इनकी हिस्ट्री क्या है? ये कहा जाता है, क्या हुआ कि 1944 में 1944 में जब दूसरा विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के पॉइंट पे था, तो 1944 में USA के एक शहर न्यू हैम्पशायर में, न्यू हैम्पशायर जो कि USA का एक शहर है, 1944 में वहाँ पे एक हॉल बना हुआ है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स हॉल, कम्युनिटी सेंटर के जैसा एक एरिया है जिसको क्या नाम दिया हुआ था? ब्रेटन वुड्स हॉल। तो 1944 में वहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ ने मिलके अपनी एक कॉन्फ्रेंस की। कितने कंट्रीज़ थे वहाँ पे? 44 कंट्रीज़ थे। ठीक है, 44 कंट्रीज़ थे। ये रहे पेरेंट मेंबर्स, इसको हम क्या नाम देंगे? पेरेंट मेंबर्स। मतलब ये उस टाइम ये वो मेंबर्स हैं जिनके कारण वो संस्था ओरिजिन में आया। ठीक है, तो 1944 में USA के एक शहर न्यू हैम्पशायर में एक हॉल था ब्रेटन वुड्स हॉल के नाम का। वहाँ पे 44 कंट्रियों ने, 44 कंट्रीज़ ने मिलके एक कॉन्फ्रेंस की जिसका क्या नाम रखा गया? मैं ये मिटा देता हूँ। इसका नाम रखा गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो जिस नाम का हॉल था उसी नाम पे ही ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के नाम से एक कॉन्फ्रेंस रखी गई, और वहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि जितना भी नुकसान हुआ है दूसरे विश्व युद्ध के कारण, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, जब भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा, हमें कम से कम दो ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए होंगी जो क्या करेंगी, जो हमें जितना भी नुकसान हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, उससे ऊपर उठने में हेल्प करेंगी। जितनी भी कंट्रीज़ में ज़्यादा तबाही हुई है, युद्ध के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ये दो संस्थाएं बनाई जाएंगी, और जितने भी मेंबर कंट्रीज़ होंगे वो इसमें पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की। अब इस कॉन्फ्रेंस के चलते हुए 27 दिसंबर 1945 को
इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया था ना कि युद्ध के ख़त्म होने के बाद, वो वॉर के ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो 27 दिसंबर 1945 को दो संस्थाएं, जो ये दो संस्थाएं बनानी थी, ये दो संस्थाएं बनाई गई। IMF एक बनाई, IMF, और दूसरी बनाई IBRD, दूसरी बनाई IBRD। IBRD को अब आप एक बार ये समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में ये वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, क्योंकि हमने करना ही है वर्ल्ड बैंक, अभी लेक्चर में आगे मैं करवाऊंगा। तो IBRD को एक बार आप वर्ल्ड बैंक लिख लीजिए। IMF मैं बता चुका, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्लियर, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दो संस्थाओं का जन्म हुआ। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दो संस्थाओं का जन्म हुआ, दैट इज IMF एंड IBRD, या इसको कहेंगे वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कौन सी तारीख को, ये ओरिजिन में कब आए, एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है इनकी, एस्टेब्लिश्ड कब हुए ये, 27 दिसंबर 1945 को। तो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में दो बच्चों को जन्म दिया, दो संस्थाओं को जन्म दिया, इसलिए IMF और IBRD को, इसलिए IMF और IBRD को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ब्रेटन वुड्स जोड़ा, ब्रेटन वुड्स ट्विंस। दो जोड़े बच्चे हुए, दो ट्विंस बच्चे हुए, ठीक है, सेम नेचर के थे, दोनों ही क्या हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों ही क्या हैं, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं कि अलग अलग कंट्रीज़ को आर्थिक सहायता देने के लिए संस्थाएं बनाई गई। तो ये दोनों ही इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनको क्या नाम दिया गया, ब्रेटन वुड्स ट्विंस। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा होता है कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से किन दो संस्थाओं को जाना जाता है, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से किन संस्थाओं को जाना जाता है, IMF और IBRD, ठीक है। या कई बार आपको ऑप्शन में IBRD ना दिया जाए तो वर्ल्ड बैंक दे दिया जाएगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक क्या है, हमारे ब्रेटन वुड्स ट्विंस हैं, पर 99% आपको IBRD ही लिखा आएगा, ठीक है। IBRD अभी हम करते हैं, कन्फ्यूजन में मत रहिए कि IBRD क्या है, सर बता नहीं रहे हैं, बताते हैं, ठीक। तो ये 27 दिसंबर 1945 को IMF और वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ है, क्लियर। इसके बाद मेन क्वेश्चन आता है पर्पस के ऊपर कि IMF को बनाने का पर्पस क्या था, ठीक है। IMF को बनाने का क्या पर्पस रहा, IMF को बनाने का पर्पस था कि जितने भी कंट्रीज़, जो भी हमारे मेंबर कंट्रीज़ हैं, और वो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट फेस कर रहे हैं, इफ़ एनी member country is facing BOP, balance of payment deficit, then IMF will help to rectify it, ठीक है। क्या लिखा मैंने, if any member country is facing balance of payment deficit then IMF will help to rectify it। अगर कोई भी मेंबर देश, अगर कोई भी मेंबर कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट देख रहा है, भुगतान संतुलन में घाटा देख रहा है, तो IMF की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उस मेंबर कंट्री का BOP डेफिसिट को ख़त्म या कम करने के लिए। कितना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया IMF का पर्पस। तो IMF का पर्पस क्या है, मेंबर कंट्रीज़ में बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट की प्रॉब्लम को क्लियर आउट करना, हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब IMF बनाया गया तो कौन से मेन अर्थशास्त्री थे जो उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि IMF को बनाने के दिन
या सॉरी जो कॉन्फ्रेंस वाला दिन टाइम था 1944 में जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ, उस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से अर्थशास्त्री मौजूद थे? तो मेन 2 अर्थशास्त्रियों का नाम आता है। यूएसए की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे आर एम वाइट नाम के अर्थशास्त्री, यूएसए की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे आर एम वाइट नाम के अर्थशास्त्री, और यूके की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे लॉर्ड जे एम केन्स। ठीक है, केन्स भाई साहब को तो आप जानते ही हैं, मैंने केन्स जी के बारे में काफ़ी कुछ बताया आपको। ठीक है, वो 1936 वाले डिप्रेशन के बाद इन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो ये 2 मेन इकोनॉमिस्ट थे जो उस टाइम पे कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि आईएमएफ वाले क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर कंट्रीज़ को? आईएमएफ वाले क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अपने मेंबर कंट्री को? इनकी तरफ से एक फैसिलिटी दिया जाता है EFF के नाम से। इसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ठीक है, ये शुरू किया गया था 1980s के बाद में, 1980s के बाद में शुरू किया गया था। और मैंने आपको, हाँ मेरे को याद आया, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मैं आपको वो ईयर बताऊंगा कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कब से लागू हुआ। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लागू हुआ 1974 से। ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लागू किया गया 1974 से। ठीक, तो मेरे को 3 और 73 और 74 में कन्फ्यूजन था, वो 1974 है। ठीक है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी को शुरू किया गया 1980s के बाद। 1980s के बाद ही क्यों किया गया? मैंने आपको हर बार बताया है कि 1980s में गल्फ वॉर के कारण पेट्रोलियम के प्राइसेस बहुत ज़्यादा आसमान छू रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो पेट्रोलियम इंपोर्ट करते थे उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा था। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में ना जाए तो आईएमएफ ने क्या किया, एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के नाम से फैसिलिटी निकाली। उन्होंने क्या बोला, ऐसा करो, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के नाम से फैसिलिटी निकाली। उन्होंने क्या बोला, ऐसे करो कि अगर आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का आपको डेफिसिट हो रहा है, तो आपको 300% ऑफ द कैपिटल, जो भी मेंबर कंट्रीज़ ने अपनी वहाँ पे कैपिटल जमा की हुई है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ ने अपना पैसा जमा किया हुआ है, उसका 300%, मतलब 3 गुना। अगर मान लीजिए मैं इंडिया हूँ, इंडिया ने आईएमएफ में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं या 100 करोड़ रुपए की कैपिटल लगाई हुई है, तो इंडिया उनसे 300 करोड़ रुपए तक लोन ले सकता है अभी के लिए, अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट ख़त्म करने के लिए। क्लियर है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पे भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में आपको कितने अमाउंट तक का लोन अवेलेबल होता है, 300% ऑफ द कैपिटल। ठीक है, और इसमें जो आपको रीपेमेंट करनी होती है, आप रीपेमेंट करोगे, आईएमएफ वाले कहते कि कोई बात नहीं, आप हमको आराम से 10 सालों में पैसा वापस दे दो। और अगर आपके पास 10 साल में भी पैसा वापस नहीं है तो 10 साल के बाद भी आप 5 साल और ले लो ग्रेस पीरियड के। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं रीपेमेंट कब होगी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की 10 साल बाद। और 10 साल बाद भी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो 5 साल का और ग्रेस पीरियड ले लो, मतलब टोटल में आपको 15 साल मिल जाएंगे आपके आईएमएफ के लोन को उतारने के लिए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट आप अपना काफ़ी हद तक कवर कर लोगे। ठीक है, तो आईएमएफ इस फंड फैसिलिटी की हेल्प से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को कम करने में हेल्प करेगा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, देन इसमें पॉइंट रहता है, आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेंबर कंट्रीज़ के बारे में, मेंबर कंट्रीज़ के बारे में। जैसे मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया जो है वो फाउंडिंग मेंबर था।
इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है। 1944 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंडिया की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव गए थे। तो इंडिया जो है वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का फाउंडिंग मेंबर है। वो जो मैंने आपको कहा कि 44 कंट्रीज़ अवेलेबल थी, प्रेजेंट थी वहाँ पे कॉन्फ्रेंस में, तो वो 44 कंट्रीज़ में आईएमएफ भी प्रेजेंट था, राइट। तो इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर है। इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। और आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेयर होल्डिंग्स के हिसाब से या वोटिंग पावर के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग पावर्स के बिहाफ पे कौन कौन सी कंट्री कितने कितने रैंक पे आ रही है, कौन कौन सी कंट्री कौन कौन से रैंक पे आ रही है, ठीक है। तो ज़्यादातर पूछते हैं पहली 5 कंट्रीज़ और इंडिया का रैंक, ज़्यादातर पूछेंगे पहले 5 कंट्रीज़ और इंडिया का रैंक वोटिंग पावर्स के बिहाफ से। तो मैं यहाँ रैंकिंग कर लेता हूँ 1 2 3 4 5। पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरे पे है जापान, तीसरे पे है चाइना, चौथे पे है जर्मनी और 5वें पे है आपका फ्रांस। क्लियर है। पहले पे यूएसए, जापान, चाइना, जर्मनी और फ्रांस, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट 5। आईएमएफ में इंडिया का कौन सा रैंक है? आईएमएफ में इंडिया का 8th रैंक है, 8th रैंक अकॉर्डिंग टू वोटिंग राइट्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा बार वोटिंग राइट्स का ही क्वेश्चन आता है और किसी बेसिस के ऊपर नहीं पूछा जाता है। इंडिया का ओवरऑल रैंक क्या है? आईएमएफ में 8th रैंक है। क्लियर, ठीक है। या एक आधा क्वेश्चन आ जाता है इस बेसिस के ऊपर कि इंडिया की तरफ से आईएमएफ में इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेगा। तो आईएमएफ में मेंबर कंट्री की तरफ से गवर्नर कौन होगा? हर कंट्री अपना एक गवर्नर भेजेगी, हर कंट्री अपना एक गवर्नर या रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी आईएमएफ में। तो मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो गवर्नर भेजेंगी। तो इंडिया में क्या रूल है? इंडिया की तरफ से कौन गवर्नर जाएगा? हमारे वित्त मंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आईएमएफ में मेंबर कंट्री गवर्नर के रूप में जाएंगे। तो अभी हाल ही में मतलब अभी कौन जा रहे हैं? निर्मला सीतारमण जी जा रही हैं, ठीक है। इंडिया की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर। अगर गलती से फाइनेंस मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है, बीमार हैं, नहीं जा पा रहे हैं, किसी और काम में अटके हुए हैं, तो अल्टरनेटिवली कौन जाएगा? अल्टरनेटिवली जाएंगे आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। अल्टरनेटिवली कौन जाएगा? फिर आरबीआई के गवर्नर जाएंगे। तो इसका मतलब अगर निर्मला मैम अवेलेबल नहीं हैं तो अल्टरनेटिवली कौन जाएगा? शक्तिकांत दास जी जाएंगे। जो आरबीआई के प्रेजेंट गवर्नर हैं शक्तिकांत दास वो जाएंगे। क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारे आईएमएफ के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो मेजर पोर्शन है आपको जिस पे ध्यान देना है ज़्यादा पर्पस के ऊपर कि आईएमएफ क्यों बनाया गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है, उस जो मेंबर कंट्रीज़ में बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट आ रहे हैं उनको क्लियर आउट करने के लिए आईएमएफ को बनाया गया। कब बनाया गया? 27 दिसंबर 1945 को। इसकी कॉन्फ्रेंस कब हुई? थोड़ा टाइम, 1 साल पहले, 1944 में। कहाँ पे हुई? न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड्स हॉल में। इसीलिए उसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, राइट। और ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 2 संस्थाओं को जन्म दिया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इसीलिए इन दोनों संस्थाओं को क्या कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहा जाता है कि ब्रेटन वुड्स में 2 जुड़वा संस्थाओं का जन्म हुआ, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ आईबीआरडी। क्लियर, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए आईएमएफ की तरफ से कौन सा फंड दिया जाता है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में आप कितना लोन ले सकते हो? अपनी कैपिटल का 300%, अपनी कैपिटल का 3 गुना। कब वापस देना है? 10 साल, 5 साल एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड की। क्लियर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन रह गया करंट में एक और क्वेश्चन रह गया। आईएमएफ के एमडी कौन है? आईएमएफ के एमडी कौन है? अभी आईएमएफ की एमडी हैं क्रिस्टीनिया
जॉर्जिविया, क्रिस्टीना जॉर्जिविया ये लेडी हैं, ये अभी IMF की MD के रूप में काम कर रही हैं। 2019 में ये कार्यरत हुई, 2019 में इन्होंने अपना ऑफिस संभाला है। क्रिस्टीना जॉर्जिविया ये MD हैं IMF की। क्लियर है? तो ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको IMF से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? IBRD। चलो IBRD या वर्ल्ड बैंक के बारे में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? दैट इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक